देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है और यहीं से शुरुआत होता है। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे और हम लोग अगले कुछ क्लासेस के बाद जो है क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। वैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। यहीं पर हम बता देते हैं। देखो, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है ना, मुख्य रूप से वो तीन तरह का होता है। पहला जो होता है समस्या वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ये जो है एक पीजीटी इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फिर कुछ और दिया हुआ है। उसमें एक ऑप्शन है निम्नलिखित में से एक सही है कि एक से अधिक सही है। तो एक से अधिक सही है और नन ऑफ दीज करके डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। क्या इसको बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आगे पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। एक प्रोड्यूसर के सामने समस्या, उसके पास सब कुछ है, तो सबसे पहले समस्या तक क्या प्रोड्यूस करें। अब यहाँ पर दो तरह की वस्तुओं की बात की गई है, एक है कंज्यूमर गुड्स, एक है कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होता है जो विच इज़ फाइनली रेडी टू कंज्यूम, और प्रोड्यूसर गुड्स वह गुड्स होता है जो आगे के प्रोडक्शन में फिर से लगाया जाए, जैसे मशीन, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस ना करें। उसी तरीके से मान लिया कि हमारे जो मॉडल है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसको पढ़ते हैं। और जितने भी इकोनॉमिक्स में मॉडल है, थ्योरीज है, लॉज है, वो सब एजम्पशन पे आधारित है कि अगर ऐसा होगा तभी मेरा थ्योरी सही है। इसमें भी पढ़ाएंगे, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं। इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को प्रोफेसर सैमुअल्सन जो हैं, जिन्होंने क्या किया है, पीपीसी के द्वारा व्यक्त किए हैं, बताए हैं। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि पहला कर्व हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसका अल्टरनेटिव उपयोग भी है। तो हमारे सामने हमेशा समस्या होता है, चैन की समस्या होता है, इस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिख लिए, लिखिए आगे इसमें लिखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी was explained by Professor Samuelson, through
पीपीसी, थ्रू पीपीसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को, हिंदी में लिखो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने पीपीसी के द्वारा बतलाए हैं। पीपीसी के द्वारा बतलाए हैं। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो, जो पीपीसी है ना, उसको पीपीएफ भी कहते हैं, यानी जो कर्व है, कर्व, इसको हम लोग फ्रंटियर भी कहते हैं, है ना, यानी कि इसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ऐसे इसका और भी नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी नाम है, आगे पढ़ेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हम पीपीसी के द्वारा व्यक्त करते हैं, पीपीएफ के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऊपर में से एक सही है, ऊपर में से दो सही है, या एक से अधिक सही है, या कोई सही नहीं है, तो दो सही है ना। पीपीसी और पीपीएफ दोनों एक ही है, तो दो सही ना होगा। अभी और बताएंगे, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, लिख लो, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। अब तीनों ऑप्शन रहेगा, है ना, रहेगा। ऊपर में से एक सही है, एक से अधिक सही है, या तीन सही है, या कोई सही नहीं है, तो तीन सही है। ऑप्शन चूंकि 5 देगा, उसमें आपको चुनना होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलिए, हम लोग पीपीसी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ और बातें, जैसे एक है कि कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, ये भी पूछा है क्वेश्चन, तो लिखो कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी कर दो, इन इकोनॉमी, हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का कारण। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं के क्या कारण है। तो पहला है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असीमित मानव आवश्यकताएं, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमित संसाधन, क्या बोल लिखते चलो, सीमित संसाधन। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। ये सारी बातें हम इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम का कारण पूछे तो 3 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 चीज बताए थे। पहला बताए थे व्हाट टू प्रोड्यूस, द कंज्यूमर गुड्स या आपका कैपिटल गुड्स, ये हुआ।
दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको भी समझते हैं। दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। तो इसमें देखो उत्पादन करने का दो तरीका होता है। ये इस बार बीपीएससी के मेंस में पूछा है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल में, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, ठीक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में होता है, एक होता है तकनीक, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हिंदी में कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। अब देखिए इसमें समझिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वैसा तकनीक है जिसमें लेबर का उपयोग अधिक होता है और श्रम का उपयोग, लेबर का उपयोग अधिक होता है और पूंजी का उपयोग कम होता है। हम ये जो पढ़ा रहे हैं इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। अगर यही रिकॉर्डिंग लगा दें तो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन दोनों में अंतर आ जाता है, आई कांटेक्ट उसमें नहीं बन पाता है ना। इन ऑफलाइन ऑनलाइन में है कि ऑनलाइन आने से पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं लोग, बड़का बड़का मशीन लगा दिया, वीडियो लगा दिया, चल रहा है कि नहीं। तो उसमें बेरोजगारी बढ़ा है। पहले टीचर को पढ़ाने के लिए संख्या ज़्यादा मिलता था, वंस टाइम रिकॉर्डिंग हो उसी को बच्चा लोग देख रहा है, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। तो ये जो अंडर डेवलप, ध्यान से सुनो, जो अंडर डेवलप कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री होता है, वह लेबर इंटेंसिव टेक्निक को सरकार अपनाती है। क्यों? ताकि रोज़गार ज़्यादा मिले। अगर पटना से रांची तक का रोड बनाना हो तो बड़े बड़े रबड़ का रोड बिछा देगा, तुरंत बन जाएगा, लेकिन वो पिच वाला रोड बनाते हैं। क्यों? ताकि रोज़गार ज़्यादा मिले। मनरेगा में जो काम होता है उसमें श्रम प्रधान तकनीक से होता है, मशीन का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें काम देना होता है। आज के दिन में अगर एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरी तरफ से है कि विगत सालों में, विगत हाल के वर्षों में भारत में जो उत्पादन हो रहा है ना, भारत में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है बैंकिंग वगैरह में, इंश्योरेंस में या फिर रेलवेज में, उसमें जो है हम लोग पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, मशीन का उपयोग कर रहे हैं। पैसा जमा करना है CDM मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन में डाल देते हैं। उसके पहले एक व्यक्ति होता था। पासबुक अपडेट करना है, मशीन में डाल दिए, पहले उसके लिए एक व्यक्ति होता था। तो वैसा तकनीक जिसमें मशीन का उपयोग अधिक हो और श्रम का उपयोग कम हो, उसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। और वैसा तकनीक जिसमें लेबर का उपयोग अधिक हो, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत जैसे विकासशील देश में अभी किस तरह का तकनीक का उपयोग करना चाहिए, तो क्या टिक लगाइएगा? श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ेगा। किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका रोजगार बढ़ेगा। तीसरा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब एक प्रोड्यूसर के सामने समस्या होता है कि हमारा जब जहाँ उत्पादन कर रहे हैं, जिस बाज़ार में हमें बेचना है, उस बाज़ार में किस तरह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्या हमारा सामान बिकेगा। तो देखते होंगे एक ही सामान का अलग अलग बाज़ार में अलग अलग रेट होता है। सर्कस वाले पटना में आएंगे तो 300 रुपये फीस रखेंगे, वही सर्कस वाला गांव में जाएंगे तो 50 रुपये में दिखाएंगे, 20 रुपये में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जान रहा है उसका उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक ही सामान के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा वसूला जाता है। उसका एग्जाम्पल आपका है एयरप्लेन। एरोप्लेन में जो सफ़र करते हैं, जो जितना पहले बुकिंग करते हैं वो कम पैसा लगता है। एरोप्लेन में जो टिकट बुकिंग होता है, वो जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम। फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम में क्या होता है कि प्राइस का डिटरमिनेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है।
फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम प्राइस मैकेनिज्म के बराबर है। फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम कैपिटल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। और फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम जो है मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, जब सेट बनाइएगा ना तो दिमाग में अगर सारे बताए थे तो टिक लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग देखेंगे इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को किसे दिखाया गया है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। तो लिखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। चूंकि आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, जाना जरूर लिखो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू, हाँ लिखा देते तो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू combinations of two goods that can be produced from given amount of resources and technology. That can be produced from given amount of resources and technology. Given amount of resources and technology. लिखो हिंदी में, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन एवं तकनीक से यानी पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन और तकनीक से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए assumptions ऑफ पीपीसी। ये जरूरी है आपका। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। पहला लिखो, it is based on two goods. It is based on two goods. It is based on two goods. यह दो वस्तुओं की मान्यता पर आधारित है। मान्यता पर आधारित है। दूसरा लिखिए, रिसोर्सेज आर गिवन। संसाधन सीमित है। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। उत्पादन का तकनीक स्थिर है। मतलब जब एनालिसिस करेंगे तो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, तकनीक स्थिर है ना। फिर लिखिए, रिसोर्सेज आर फुल्ली इम्प्लॉयड। हाँ, रिसोर्सेज आर फुल्ली इम्प्लॉयड, संसाधन का पूर्ण उपयोग करना है।
रिसोर्सेज आर फुल्ली इम्प्लॉयड, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है। ठीक है, बस हो गया। हाँ, 3-4 आपका हो गया, रिसोर्सेज आर गिवन। ऐसे एक और रहता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैज टू बी फुल्ली और इफिशिएंटली इम्प्लॉयड, या फिर कभी कभी होता है कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ये आप देख लीजिएगा। फिर वैसे आपको पीपीटी एक स्टडी मटेरियल भी भेजे हैं, तो उसको पूरा पढ़ लेना है ना। उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम लोग बनवा देंगे, जो क्वेश्चन आपको रहेगा। फिर जब लॉ ऑफ डिमांड देखो, पीपीसी यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम, और उसके बाद डिफिनेशन वाला पार्ट हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी डिमांड हो गया। इतना पढ़िएगा तो आपका कम से कम 20 क्वेश्चन बनेगा। तो सेट आप दिए है ना, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चन बनेगा। हाँ, तभी कैसे बनेगा। क्लियर। तो माइक्रो में पूरा लिखाया जाएगा, माइक्रो में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, अभी पूरा समझ के जाइएगा। अब लिखो, देखो पीपीसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लिख लो, हेडिंग दे दो, टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना ऑफ पीपीसी। पीपीसी का टेबल के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। देखो ये टेबल देखिए, इससे आप पूरा समझ में आ जाएगा आपको। इस टेबल में एक तरफ दिया हुआ रहेगा, थोड़ा टेबल और बनाते हैं। देखो दिख रहा है यहाँ से, पहला में आपको देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, दूसरा में गुड्स एक्स है क्योंकि 2 सामान है, और तीसरा में गुड्स वाई है ना। पहला में क्या देंगे, प्रोडक्शन, हाँ साथ साथ बनाइए, पॉसिबिलिटीज, एक आपका हो गया गुड्स एक्स, गुड्स वाई। जैसे यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 और 6 बना ली। ये दिया हुआ है ग्राफ को समझने के लिए, आप लोग को बनाने के लिए पूछेगा नहीं, बस समझिएगा तब ना ग्राफ बनाइएगा, है ना। अब यहाँ पे नाम दे दिया है A B C D E F G, ठीक है। अब इसमें देखिए है 21 है, 20 है, 18 है, 15 है, 11 है, 6 है और 0 है। अब ये टेबल हो गया। अब समझो आराम से, पहले देख लो। अब हैं, इसको बोलते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन है ना पॉसिबिलिटी सेट्स। जो दिए हुए रिसोर्सेज है, अगर पूरा का पूरा एक्स लगा, जैसे मान ली 2 चीज़ देखो, यहाँ पे मान लिया कि वीट है, यहाँ पे मान लिया पैडी है, पैडी मतलब धान। रिसोर्सेज दिया हुआ है, रिसोर्स मतलब लैंड है, लेबर है, तो लैंड फिक्स है। तो अगर पूरा का पूरा रिसोर्सेज अगर लगाते हैं धान के उत्पादन के लिए, तो 21 kg 21 क्विंटल अगर होगा, तो पहला सेट हमारा यहाँ है 0x और 21y, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा है कि अगर हम चाहते थोड़ा सा वीट का उत्पादन हो, तो ये कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज सीमित है। अगर ज़मीन का साइज A है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है,
तो अगर थोड़ा सा एरिया में लगा देंगे गेहूँ तो धान तो कम जाएगा, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कौन थे और लैंड भी चेंज नहीं करना है। इसलिए अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको क्या कम करना पड़ेगा, यानी 1x है 20y है, और बढ़ाएंगे 2x तो और कम करना पड़ेगा, 3x है 15y है, 4x है 11y है, 5x है 6y है और 6x है 0y है। यानी जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे तो y को कम करना पड़ेगा। जैसे एक क्लासरूम है, अगर इस क्लासरूम को 2 पार्ट कर देंगे तो एक में कहेंगे कुछ और चले, दूसरा हमको कम न करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड हमारा जो क्लासरूम का साइज सीमित है, समझ गए। हाँ, तो देखो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, है ना, टेबल है, टेबल के रूप में। अब इसी को ग्राफ के रूप में बनाना है, देखिए हम लोग बनाते हैं, ऐसे लेते हैं, एक हो गया x एक्सिस, ए हो गया y एक्सिस, देख रहे हैं। तो x में कितना है जी, 6 तक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये कितना है तो 2 2 करके लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। अब क्या करना है, तो जो हम करिए, देखो यहाँ है कि पहला क्या है, 0x है 21y है, तो 0x यहाँ पे है और 21 कहाँ है, तो 20 के यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं कि 1 और एक कितना 20, तो ऐसे करो ज़्यादा चलेगा, यहाँ 1 को उठाओ 20 पर छोड़ दो, यहाँ पर से मिला देंगे, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, यानी कि ये तुम्हारा यहाँ हो गया। तो देखो है क्या, यहाँ पे कितना था, ये 0x था और 21y था, दूसरा वाला क्या है तो 1x और 20y, देख रहे हैं। तीसरा देखो 2x और 18, तो 2 यहाँ से लेंगे 18 वहाँ से लेंगे, मिला दीजिए, यहाँ नाम देना भूल गए तो दे दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से 3x और 15, तो 3 यहाँ है और 15 कहाँ होगा, तो 16 के नीचे होगा, 15 और 14 के ऊपर होगा, है ना। ये बनाते चलते हैं, एक यहाँ दिए एक यहाँ दिए, क्या लिखे, ये आपका हो गया 2x और 18y, फिर कितना हो गया जी 3x और 15y, देख रहे हैं। 4 है तो कितना होगा 4 और 11, तो 4 यहाँ से लेंगे और 11 यहाँ से लेंगे, फिर 5 और 6 है, 5 यहाँ से लेंगे 6 यहाँ से लेंगे, फिर कितना 6 और 0, तो 6 और 0 यहीं रह जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखें, यहाँ हो गया 4x और 11y, 5x और 6y, है ना, यही आपका बना है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ आ ही गया है। अब जो है देखो ये ना पतला से आराम से फ्री हैंड से बनाइए, यानी कि ऐसा आपके पास आ गया ना, नाम दे दीजिए A B C D E F और G, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका PPC। PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आया समझ में। हाँ, इसका नाम है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्वेश्चन पूछेगा
प्रोडक्शन प्रोसीजर कैसा होता है? तो देखो, जब फिजिक्स पढ़ते थे तो इस तरह की चीज़ पढ़ते थे, ये होता था स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते थे कन्वेक्स, इसको बोलते थे कॉनकेव लेंस, याद है? तो कैसा है? कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब अवतल बोलते हैं, कन्वेक्स मतलब उत्तल, ये सीधी रेखा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पीपीसी कैसा होता है, तो पीपीसी का शेप कॉनकेव होता है। विच इज़ लेफ्ट टू राइट, राइट है लेफ्ट है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है ना, दायां है ना, बायां है, अगर आप ऐसे टाने हैं ना, हाँ, बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। डाउनवर्ड स्लोप होता है, मतलब जो दो वस्तु है एक्स और वाई, दोनों में रिलेशन इन्वर्स होता है, दोनों में रिलेशन नेगेटिव होता है। नोट कीजिए। नहीं बन, घर पे फिर दूसरा चीज़ शुरू हो जाएगा, बनाते चलिए, बनाइए घर पे, बनाए कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो देखो ठीक है, आए समझ में आया ना? क्लियर है? अब देख, आज बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग बड़ा घबराते थे कि सर कैसे क्या होगा, तो आज से शुरू हुआ एक्चुअली इकोनॉमिक्स, और इसको मैनुअली ही पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अब पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस जो पेपर है उसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, उसके लिए 1 साल लगेगा, इसलिए उसको समय कम में हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको इस मेथड को भी अपनाते हैं। अब देखो जी, सीखो कुछ कुछ। जो पीपीसी है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप है, क्या है आपका? डाउनवर्ड स्लोप है। ये जो पीपीसी के अंदर वाला एरिया है और पीपीसी के बाहर वाला एरिया है, तो पीपीसी के जो अंदर वाला एरिया है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। लिखाएंगे, लिखिए नहीं कुछ, कल बताएंगे, फिर पहले समझ लो। ये पीपीसी बना, पीपीसी बना, तो पीपीसी के अंदर वाला एरिया क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब फॉजिबल, पॉसिबल, फिजिबल रीजन। और जो बाहर वाला एरिया है उसको बोलते हैं क्या? नॉन फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे? नॉन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन एंड नॉन फिजिबल रीजन। क्या क्या सीखे? तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता है, पीपीसी कॉनकेव होता है, अंदर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। बाहर वाले एरिया क्या बोलते हैं? नॉन फिजिबल रीजन। ठीक है। उसके बाद जो अंदर है पीपीसी, पीपीसी जो है ना, पीपीसी से पीपीसी ये देख रहे हैं, तो ये अगर अंडर कोई पॉइंट है तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बताते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया? क्लियर है? आज जैसे मान लिया कि ये हमारा ओरिजिनली पीपीसी है, अगर एक क्वेश्चन पूछा था पहले जब नेपाल भूकंप, उस समय एक एग्जाम हुआ था कि अगर नेपाल में आपका जो भूकंप आया है उससे नेपाल का पीपीसी किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा? तो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षमता कम न गया, ठीक है, रिसोर्सेज कम न गया। अगर किसी देश में रिसोर्सेज बढ़ेगा तो पीपीसी किधर शिफ्ट कर जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये सब बताएंगे, प्रॉपर्टी जब बताएंगे तो पूरा फिर सिस्टमेटिकली लिखाएंगे, उसमें भी हम लोग 10 ग्राफ इसको पढ़ेंगे। तो आई थिंक पीपीसी का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पूरा बनेगा, ये 3 क्लास कम से कम लगता है। आज हम लोग पढ़ें पीपीसी, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, फीचर्स ऑफ पीपीसी, है ना। तो जब हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन अभी हम बता देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमांड, नहीं पहले डिमांड पढ़ा देंगे, फिर यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा टॉपिक है। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल है,
उसके बाद आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, डिमांड है, इलास्टिसिटी डिमांड है, इतना कवर करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन फटाफट बनना शुरू होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्लासेस को मिस ना करेंगे। इसका लेक्चर एक जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ दिक्कत होगा दोबारा वीडियो से देख लीजिएगा। क्लियर है? चलो।